हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट मिनिमम लैंडिंग रेट। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे लैंडिंग रेट के बारे में, जिनके बारे में यूपीएससी या कोई भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इकोनॉमी में क्वेश्चंस पूछता है। तो देखिए, हर एक बैंक ने एक लिमिट सेट करता है मिनिमम लैंडिंग रेट की, कि इससे नीचे वो किसी भी बैंक इससे नीचे वो लोन में पैसा नहीं देगा। तो ये बैंक जो होती है, अलग बैंक अलग ही कुछ डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट मिनिमम लैंडिंग इन लोगों के हो सकते हैं। तो ये जो मेथोडोलॉजी है कैलकुलेटिंग मिनिमम लैंडिंग रेट की, तो ये बैंक को प्रोवाइड करता है आरबीआई। किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है कैलकुलेटिंग मिनिमम लैंड रेट? ये आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ताकि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का इम्प्रूवमेंट हो, ताकि जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो या लोन में जो पैसा दे रहे हैं उससे आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले, किस तरीके से इन्फ्लेशन कम हो। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के लिए ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, यानी कि वो लैंडिंग रेट जिसे बैंक अपने आप ही एक लिमिट सेट कर लेता था। तो ये देखिए, नंबर 1 है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। 2003 में यही सिस्टम चलता था बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट का। इसका क्या मतलब है? ये एक बेंचमार्क रेट होता है बाय द बैंक्स फॉर लैंडिंग टिल 2010। 2003 को ये स्टार्ट हुआ और 2010 तक ये चला था। अंडर इट बैंक लोन्स वर प्राइस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फंड्स। इसमें जो बैंक लोन थे उस पर जो इंटरेस्ट लिया जाता था वो बैंक की जो एक्चुअल कॉस्ट होती थी ना फंड की, उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाता था और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये इसमें कुछ अपडेशन करने की ज़रूरत थी। इसके बाद आया एक बेस रेट। ये एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जो जिसमें कि बैंक इससे नीचे लैंड कर ही नहीं सकती। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझिएगा। ये ऐसा बेंचमार्क रेट है कि जिस पर बैंक लैंडिंग देता है, लेकिन ये ऐसा मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिसके नीचे अगर 7% है तो इसके नीचे नहीं बैंक लैंड करेंगी मनी को। और ये यूज टू दे आर यूज टू वही ओनली वन बेस रेट फॉर ईच बैंक। और हर एक बैंक के लिए सिर्फ एक ही बेस रेट होता था कि इससे नीचे बैंक पैसे को लैंड नहीं कर सकती। और ये फिक्स किया जाता था खुद बैंक के द्वारा ही, जो कि आरबीआई गाइडलाइंस इश्यू कराती थी उनके बेस पर। तो ये किसके बेस पर था? ये था एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड। इसमें था टोटल कॉस्ट ऑफ फंड एक्चुअल जो थी, और इसमें था एवरेज। जितनी भी बैंक के पास एक्चुअल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड थी उसके अकॉर्डिंग ये बेस रेट किया गया था तय, और इस पर ही दिया जाता था लोन लोगों को। तो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन इसमें लिया जाता था और रेट ऑफ रिटर्न भी इसमें कंसीडर किया जाता था एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड के द्वारा। देखिए, मैं इसके ऊपर चाहूँ तो एक पूरी ब्रॉड वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन मेरा मकसद इस बुक को लेकर रिवीजन करना है और इस बुक को कंप्लीट कराना है आपके एग्जाम से पहले, जो कि आपका 16 जून को है। तो देखिए, जून में तो आप इसे नहीं रिवाइज करेंगे ना, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अप्रैल में ही इसका रिविज़न कंप्लीट करा दूँ और फिर नेक्स्ट सीरीज़ में आपकी स्टार्ट करती हूँ मई में। तो आगे हम पढ़ते हैं। इट हाइंडर्स द स्मूथ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन एज बैंक्स आर स्लो टू चेंज बेस रेट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन रेपो रेट। देखिए, ये इसने क्या किया, इसने स्मूथ मॉनेटरी पॉलिसी जो ट्रांसमिशन होता है उसमें रुकावट डाली। उसमें मतलब ये कॉम्प्लेक्स रेट था। इससे अगर रेपो रेट में चेंज होता था तो बेस रेट में कोई भी चेंज नहीं होता था, बहुत स्लो चेंज होता था, जिससे कि जो बैंक हैं वो नुकसान में होने लगे या मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इफेक्टिव नहीं बनी। तो फिर क्या आया? देखिए, फिर इंट्रोड्यूस हुआ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2016 में ये लॉन्च हुआ। इट वाज द मिनिमम बेंचमार्क रेट। ये भी एक मिनिमम बेंचमार्क रेट होता है जहाँ पे जो लोन का पैसा है इसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, यानी कि डिपॉजिट के परसेंट और जो बोरो का इंटरेस्ट परसेंट है दोनों का, इसके अकॉर्डिंग आपका जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, जो एक रेट है वो तय किया जाता है। बैंक्स के पास 5 बेंचमार्क रेट्स होते हैं, जो 5 बेंचमार्क रेट्स बैंक को तय करने होते हैं टाइम टू टाइम। और MCLR जो है वो रिवाइज होना चाहिए मंथली बाई कंसीडरिंग फैक्टर और इंक्लूडिंग रेपो। अगर देखिए रेपो में कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज को देखते हुए इसको रिवाइज किया जाता है मंथली। और MCLR जो है वो मोर रिस्पॉन्सिव है टू चेंजेस इन पॉलिसी रेट एज इट इज़
डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द करंट कॉस्ट ऑफ फंड्स। इसमें जो आपकी करंट कॉस्ट ऑफ फंड है, जो बैंक की करंट कॉस्ट ऑफ फंड है, उसमें अगर चेंज आता है तो MCLR में भी चेंज आता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। या तो उनमें एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड ली जाती थी या टोटल कॉस्ट ऑफ फंड के अकॉर्डिंग लैंड रेट तय किए जाते थे। लेकिन इसमें अगर आपकी लैंड, आपके पास जो फंड है उसमें चेंज हुआ है तो इसमें आपके MCLR यानी कि जो लैंडिंग रेट है उसमें भी चेंजेस होता है। इसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। तो देखिए एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट क्या होते हैं, ये 2019 में स्टार्ट हुए और इनकी जो IBLR यानी कि जो इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट थे, यानी कि बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट और बेस रेट, उसमें क्या दिक्कत थी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे कि ये जो उतने भी प्राइम कस्टमर्स होते थे, जो ज़्यादा लोन देते थे या ज़्यादा जमा कराते थे, ये जो आपके इंटरनल बैंकिंग प्राइम इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट हैं, तो वो उस कस्टमर के लिए थोड़े कम रेट पर लैंड देते थे, मनी देते थे, लोन देते थे। लेकिन इसमें ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, किसी को भी कितना भी लोन दिया जा रहा था कम रेट पर। तो RBI ने ये मैंडेट कर दिया बैंक्स को कि एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम ये अडॉप्ट करें बैंक 1 अक्टूबर 2019 से। यानी कि हर एक बैंक को ये फ्रीडम दिया गया कि वो अपना एक एक्सटर्नल बेंचमार्क कि वो इतना लैंडिंग रेट चार्ज करेंगे, इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, ये हर एक बैंक अडॉप्ट करे ये सिस्टम। और इसके अंदर RBI ने ऑफर किया बैंक को कि वो कोई भी 4 एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मैकेनिज्म चूज कर सकते हैं, जैसे कि RBI रेपो रेट के अकॉर्डिंग, 91 डेज टी बिल यील्ड के अकॉर्डिंग, 182 डेज टी बिल यील्ड और एनी अदर बेंचमार्क, ये ट्रेजरी बिल्स होते हैं, और दूसरे अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डेवलप बाई फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 4 उनको 4 एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मैकेनिज्म RBI ने बैंक्स को ऑफर कर किए थे कि वो चूज़ कर सकते हैं इनमें से कि लैंडिंग रेट क्या होगा। और FBIL मीन्स होता है आपका फाइनेंस बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पर्पज़ है कि ये जो भी मनी मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, फॉरेन एक्सचेंज है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स हैं, उनको डेवलप करे और एडमिनिस्ट्रेट करे। तो हम पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स के बारे में, और मैं ये स्टार्ट करती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बेसल नॉर्म और बेसल नॉर्म 3rd और बेसल नॉर्म 2nd ये सारा पूरा का पूरा डिफाइन करना है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।